हेलो एंड वेलकम टू अचीवर साइब डियर लर्नर्स ऑफ इग्नू एमएस साइकोलॉजी। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मोस्ट अवेटेड पेपर। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट एमपीसी 005, जिसका आप लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि ये पेपर जो है लैंग्वेज वाइज देखें, कॉन्सेप्ट वाइज समझें तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है बच्चों को। ऑल्दो कुछ चीजें रिसर्च बेस्ड है, रिसर्च के कुछ टॉपिक्स हैं इस पर जो आपको पढ़ने होते हैं, और थोड़ा डिफिकल्ट ये बच्चों को लगता है। मैं ये नहीं कहूंगी कि डिफिकल्ट होता है, क्योंकि मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी कि एमपीसी 005 के जितने भी वीडियोस आने वाले हैं इस वीक में, सभी में मैं इजी से इजी लैंग्वेज में आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। इसी के साथ मैं आपको बताते चलूं कि ये जो पेपर है इसको आपको फर्स्ट ईयर में क्लियर करना बहुत जरूरी है। अगर आपको सेकेंड ईयर में टाइम पर अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है तो आपको इसमें पास होना बहुत जरूरी है, 5 और 6 दोनों में। उसका सिंपल सा रीजन है, कई बार मैं प्रीवियस वीडियोस में ये बात बता भी चुकी हूँ कि जब आप रिसर्च करते हैं, यानी कि जब आप अपने सेकेंड ईयर में प्रोजेक्ट का वर्क करते हैं, तो वो काइंड ऑफ मिनी रिसर्च होती है। और रिसर्च करने के लिए आपको पहले रिसर्च के पेपर को क्लियर करना, क्वालिफाई करना जरूरी है, इसीलिए इसमें पास होना भी जरूरी होता है। अब बात करते हैं कि अगर आप इस पेपर को अभी पढ़ रहे हैं और आपके एग्जामिनेशन मान लेते हैं अभी से 7-8 महीने बाद है, आपके पास टाइम है, तो एक छोटी सी मेरा सजेशन है जिसको आपको फॉलो करना चाहिए। मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि एक प्लेलिस्ट मैंने आपके लिए ऑलरेडी ओपन की हुई है, जिसे मैं आपको दिखा देना चाहती हूँ कि क्लास 11th का जो सेकंड चैप्टर है उसका नाम है रिसर्च मैथड्स इन साइकोलॉजी या मेथड्स ऑफ इंक्वायरी इन साइकोलॉजी। ये क्लास 11 के कुछ वीडियोस हैं। इन्हें अगर आप देखेंगे ज्यादा बड़े नहीं हैं, 26 मिनट, 19 मिनट, 14 मिनट, 15 मिनट, ये तो आप चलते फिरते ही देख लेंगे। इतने छोटे छोटे 13 मिनट, 23 मिनट, इतने छोटे छोटे वीडियोज है। बस यहीं पर आकर कुछ 5-6 वीडियोज ही हैं, मैक्सिमम 6-7 होंगे। छोटे छोटे वीडियोज है जिनको आप 1 से 1.25 घंटे में कवर कर लेंगे। और जो आपका एमपीसी 005 का पेपर है उसके सारे ही ग्राउंड, सारे बेसिक्स आपको इस प्लेलिस्ट से क्लियर हो जाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो मेरी छोटा सा सजेशन यहाँ पर यह है आपको कि आपको ये टॉपिक्स पढ़ने चाहिए अगर आपके पास टाइम है। अगर आप एग्जामिनेशन बिल्कुल सर पर हैं और आप तब ये पेपर पढ़ रहे हैं तो फिर मेरे साथ वापस आ जाइए इजी नोट्स पर। ये जो नोट्स हैं सिंप्लीफाइड नोट्स है, सिंपल लैंग्वेज है, यहाँ पर प्लेंटी ऑफ एग्जाम्पल्स हैं। अगर अभी तक आपने नोट्स परचेज नहीं किए हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर भी जो भी डिटेल्स है उन्हें देख सकते हैं और नोट्स परचेज कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो की हम ऑफिशियली बिगिनिंग कर रहे हैं। मैंने आपको बता दिया कि रिसर्च पर बेस्ड जो आपका पेपर है और काफी डिफिकल्ट बच्चों को लगता है, पर है नहीं। एक बार ओवरव्यू करा देती हूँ कौन कौन से टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं। कोशिश तो ये रहेगी कि फर्स्ट वीडियो है, थोड़ा इंट्रोडक्टरी भी हो ही जाती है चीजें, कितना भी कम करो। तो यहाँ पे कोशिश तो रहेगी 5 वीडियोस टॉपिक कवर करने की। कोशिश तो यही रहेगी कि 5 टॉपिक्स कवर कर लिए जाए, पर देखते हैं अगर 4 भी हो पाए तो वो भी अच्छा कंटेंट रहेगा आज का, क्योंकि थोड़ा अच्छे से हमको समझना है। तो चलिए बिना किसी डिले के आ जाते हैं। मैक्सिमम 26 टॉपिक हैं जिनको हम मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 वीडियोज में कवर करेंगे। तो फटाफट से आ जाते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज रिसर्च डिजाइन एंड इट्स ऑब्जेक्टिव। बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा। 10 मार्कर में रिसर्च डिजाइन पर क्वेश्चन आता ही आता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज भी आपने देखी होगी, इसमें आपने देखा होगा कि मैंने कुछ टॉपिक्स को स्पेसिफिकली मार्क किया है। तो रिसर्च डिजाइन से शुरू करेंगे कि रिसर्च डिजाइन होता क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों जरूरत पड़ती है हमें साइकोलॉजी में या रिसर्च मेथड्स में। Research design is a structured framework that guides the collection, analysis and interpretation of data in a research study। जब हम रिसर्च करते हैं तो रिसर्च जो वर्ड है उसमें आता है रिसर्च, फिर से खोजना, किसी चीज को दोबारा से खोजना। मतलब जब हम रिसर्च करते हैं तो ये तय बात है कि कोई चीज पहले से एग्जिस्ट करती है जिस पर हम अपना वर्क स्टार्ट करते हैं, उस पर और डिटेल में जाते हैं, उसके माइनर माइनर टॉपिक्स को स्टडी करते हैं और किसी रिजल्ट पर पहुंचते हैं। रिसर्च करने के बाद भले ही हम जो प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे वो कितना भी ओरिजिनल क्यों ना हो, कितना भी नई चीज क्यों ना हो, लेकिन उसके रूट्स कहीं ना कहीं पहले एग्जिस्ट जरूर करते होंगे। तभी तो जब हम रिसर्च करते हैं, आप किसी भी सब्जेक्ट में जब पीएचडी करते हैं, एमफिल करते हैं, जो रिसर्च उसमें करते हैं, तो वो टॉपिक तो ऐसा होता है ना जो दुनिया में किसी को तो नोन होता है, एटलीस्ट किसी को तो नोन होता है। तो वही चीज है कि रिसर्च में हम रिसर्च दोबारा से सर्च करते हैं। अब जब दोबारा से सर्च करेंगे तो उसका जो डिजाइन है, डिजाइनिंग का मतलब ये हो गया वो पूरा प्रोसेस जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे चीजें आएंगी, बड़ी बड़ी चीजें भी आएंगी, जैसे कि कलेक्शन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा इन अ रिसर्च स्टडी। जो रिसर्च का डिजाइन होता है वो ओवरऑल स्ट्रेटेजी को बताता है कि हम किसी भी रिसर्च क्वेश्चन में क्या हाइपोथेसिस क्रिएट करेंगे, स्टडी में कौन से मेथडोलॉजी यूज करेंगे, क्या उसके रिजल्ट्स निकलने की हमारी उम्मीद रहेगी, एक्सपेक्टेशंस लेकर हम चलेंगे। तो रिसर्च डिजाइन एक तरीके का एक स्ट्रक्चर होता है, एक मैपिंग होती है जो हम पहले करते हैं जब हम अपनी रिसर्च शुरू करते हैं।
ऐसे समझ लीजिए कि आप किसी काम को करने जा रहे हैं तो कुछ तो माइंड में कॉन्सेप्ट बना के चलते हैं ना, बिल्कुल ब्लाइंडली आप कभी कभी चल देते होंगे, वो एक अलग बात है कि अभी किसी चीज के बारे में जब बिल्कुल मन नहीं करता, समझ नहीं आता, तो सोचते चलो काम को शुरू तो करें, बाद में देखा जाएगा। लेकिन ये काम हम रिसर्च में नहीं कर सकते कि चलो रिसर्च शुरू करें, बाद में जो होगा देखा जाएगा। ये कोई गेम नहीं है जो हम यहाँ पे इसमें बीच में उतर जाएंगे। तो रिसर्च करने से पहले जितनी भी चीजों को हम आउटलाइन करते हैं वो सब कुछ हमारे रिसर्च डिजाइन में आती हैं। अ वेल प्लान रिसर्च डिजाइन डिफाइंस द टाइप ऑफ स्टडी। ये हमें बताता है कि हम जब हमारी रिसर्च डिजाइन वेल प्लान्ड होगी तो किस टाइप की स्टडी हम करेंगे, मतलब कौन सा मेथड हम यूज करेंगे, एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव, कोरिलेशनल, कौन सा मेथड करेंगे, किस तरीके से डेटा का कलेक्शन करेंगे, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, सैम्पलिंग टेक्निक्स क्या क्या होंगी, एनालिसिस प्रोसीजर्स क्या क्या होंगे। तो बेसिकली एक ये क्लियर ब्लूप्रिंट तैयार होता है किसी भी रिसर्च का रिसर्च डिजाइन के थ्रू। रिसर्च डिजाइन वेरियस वेज में होते हैं, आगे आप वीडियो इसमें और समझेंगे, इसी पूरी सीरीज में आप और समझेंगे रिसर्च डिजाइन के बारे में, पर अभी मैं आपको इंट्रोडक्शन की तरह से समझा रही हूँ। अब हम बात करते हैं कि रिसर्च डिजाइन की जरूरत क्यों है, क्यों हम इसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं, हम क्यों ऐसा करते हैं कि हमें रिसर्च डिजाइन बनाना पड़ता है। वैसे तो इसका एक लाइन में आंसर आपके माइंड में अब तक आ चुका होगा, क्योंकि जो मैं समझा रही हूँ उसके बेसिस पे आप ये समझ चुके हैं कि अगर हमें स्टडी सिस्टमेटिक करनी है तो रिसर्च डिजाइन हमारे पास होना चाहिए। ओके, लेकिन फिर भी क्या ऑब्जेक्टिव्स हम लेकर चलते हैं रिसर्च डिजाइन में जिससे कि हम अपने काम को सही तरीके से कर सकें। तो अब हम बात करेंगे कि रिसर्च डिजाइन में कौन कौन सी बातों पे हमें ध्यान देना है, यानी वो उसके ऑब्जेक्टिव हो गए, यानी कि हमें ध्यान देना है कि ये सब चीजें हमारे रिसर्च डिजाइन का पार्ट होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास जो रिसर्च की प्रॉब्लम है वो क्लियरली डिफाइन होनी चाहिए, ये काम बहुत जरूरी है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ही यही है हमारा कि हम रिसर्च की प्रॉब्लम को प्रिसाइजली डिफाइन करें। जितनी क्लियर डेफिनेशन हमारे पास हमारी प्रॉब्लम की होगी, मतलब हम जानते होंगे कि हम करने क्या जा रहे हैं, किस चीज पर वर्क कर रहे हैं। जब हमें इस बात की अच्छे से नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग होगी तभी तो हम उस काम में आगे बढ़ पाएंगे बेहतर तरीके से। तो अच्छी रिसर्च होने के लिए बहुत जरूरी है कि हमारी रिसर्च प्रॉब्लम क्लियरली स्टेटेड हो। It provides a framework to refine the research question or hypothesis and ensures that the research focus remains aligned with the study's aim. इससे पहले कि मैं ये बात एक्सप्लेन करूं, एक छोटा सा वर्ड हाइपोथेसिस आ रहा है, हो सकता है कुछ बच्चों को हाइपोथेसिस ना पता हो, तो मैं यहाँ पे बहुत क्विकली आपको बता देती हूँ। हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है जो किसी भी रिसर्च की बिगिनिंग में लिया जाता है। जनरली भी हम हाइपोथेसिस का वर्ड यूज करते हैं, हाइपोथेसिस वर्ड को यूज करते हैं, कहते हैं ना कि मैंने हाइपोथेटिकली ऐसा सोचा। मतलब हाइपोथेसिस का मतलब हो गया एक काइंड ऑफ अजम्पशन जो टेंटेटिव है, जो हमारी रिसर्च में हमारे साथ चलेगा और बाद में हम जाके वेरीफाई करेंगे कि जो हमारी हाइपोथेसिस थी, यानी जो हमने शुरू में सोचा था, शुरू में एक स्टेटमेंट हमने दिया था, वो अब सही है या गलत है। क्योंकि किसी भी काम को जब आप करते हैं, रिसर्च तो छोड़िए, किसी भी काम को जब आप करते हैं तो कुछ कॉन्सेप्ट माइंड में लेके चलते हैं। रिसर्च में उसी कॉन्सेप्ट को हम हाइपोथेसिस कहते हैं, सबसे सिंपल। अब जो ऑलरेडी जानते हैं उनको सुन के मजा आ रहा होगा कि हाँ चलो हम जो समझ रहे थे वो सही समझ रहे थे। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब हम एक हाइपोथेसिस बनाते हैं तो हम इंश्योर करते हैं कि जो हमारी रिसर्च है वो उस थॉट के साथ अलाइन होके चले। ऐसा नहीं है कि थॉट हमने कुछ और सोचा और काम हम कुछ और करने लगे, तो हमारी रिसर्च कभी भी ठीक नहीं चल पाएगी। क्लियर डेफिनेशन होनी चाहिए प्रॉब्लम की, जिसकी हेल्प से हम रिसर्च के मेथड को प्रॉपर तरीके से कर पाए। अब यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है, देखिए, इफ अ स्टडी इन्वेस्टिगेट्स द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन एकेडमिक परफॉर्मेंस, द रिसर्च डिजाइन एंश्योर्स द प्रॉब्लम इज नैरोड डाउन। यहाँ पे रिसर्च डिजाइन के थ्रू हम ये इंश्योर करेंगे जो प्रॉब्लम है उसको प्रॉपर तरीके से लिखा गया है, मतलब कौन कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, कौन कौन से एज ग्रुप हैं, ये सारी चीजें होनी चाहिए। हमने ये तो कह दिया कि सोशल मीडिया का एकेडमिक परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट पड़ता है, पर हम किस एज ग्रुप के बच्चों के लिए ये बात कर रहे हैं या किस एज ग्रुप के लोगों के लिए हम ये बात कर रहे हैं। तो रिसर्च डिजाइन में जब हम रिसर्च का डिजाइन करते हैं तो हर एक चीज को स्पेसिफिकली मेंशन करते हैं, तो हमारी रिसर्च प्रॉब्लम क्लियरली स्टेटेड होनी चाहिए। ये इसका पहला ऑब्जेक्टिव है, मेरे ख्याल से आपको याद भी हो गया होगा। अब हमें इंश्योर करना है कि वो उसमें वैलिडिटी और रिलायबिलिटी भी हो। वैलिडिटी और रिलायबिलिटी क्या होती है आप ऑलरेडी जानते हैं, मैं पढ़ा चुकी हूँ, शायद किसी इसमें नहीं भी पढ़ाया मैंने तो मैं फिर से बता देती हूँ कि वैलिडिटी रेफर्स टू द डिग्री टू विच द रिसर्च मेजर व्हाट इट क्लेम्स टू मेजर। लेकिन रिलायबिलिटी क्या होती है कि जो रिजल्ट्स हैं वो कंसिस्टेंट रहे, उनको चाहे कितनी बार भी रिपीट किया जाए। वैलिडिटी का मतलब ये होता है कि जब हमने जो भी हम रिसर्च करने जा रहे हैं तो ये वही चीज मेजर करे जिसके लिए इसे बनाया गया है। मतलब अगर मैंने एक रिसर्च बनाई है एकेडमिक परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए और मैं एकेडमिक ना करके को करिकुलर एक्टिविटीज को मेजर करने लग जाऊं उसके थ्रू, तो मतलब मेरी रिसर्च वैलिड नहीं है, वो काम ही नहीं कर रही है जिसके लिए उसको बनाया गया है। और रिलायबिलिटी का मतलब है कि ये हमारी रिसर्च जितनी बार भी अप्लाई करी जाए सेम स्कोर दे,
ये नहीं कि स्कोर इतना वेरी कर जाए कि हमारे फिर इसकी कोई रिलायबिलिटी नहीं है, क्योंकि एक बार हम अपनी रिसर्च को, अपने टेस्ट को अप्लाई कर रहे हैं तो कुछ और रिजल्ट निकल के आ रहे हैं, दूसरी बारी में कर रहे हैं तो कुछ और आ रहे हैं, मतलब हमारे में कंसिस्टेंसी नहीं है रिजल्ट्स की। तो ये दोनों चीजें यहाँ पर होनी चाहिए। अब थोड़ा और एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इंटरनल वैलिडिटी और एक्सटर्नल वैलिडिटी। जो स्टडी का डिजाइन है वो शुड एलिमिनेट कंफाउंडिंग फैक्टर्स। ऐसे कोई भी एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स या ऐसे कोई भी कंफाउंडिंग वेरिएबल्स हमारी रिसर्च को डिस्टर्ब ना करें। ऐसा ना हो कि मैंने जो भी रिसर्च बनाई है, जब वो मैं किसी एक टाइम फेज में लूं तो रिजल्ट कुछ और आए, दूसरे टाइम फेज में लूं तो वो टाइम फेज भी हो सकता है कंफाउंडिंग की तरह से वर्क करे। एक्सटर्नल वैलिडिटी ये कहती है कि जो डिजाइन है वो ये इंश्योर करता है कि फाइंडिंग्स दूसरी सेटिंग्स में भी जनरलाइज की जा सके। यानी जब हमने एक टेस्ट बनाया और उसे हम अप्लाई कर रहे हैं अपनी रिसर्च में, तो जब हम दूसरे पर्सन पर अप्लाई करें तो उसके स्कोर्स बदले ना। ओके, रिलायबिलिटी को हमने समझ ही लिया कि जो रिसर्च है वो कंसिस्टेंट रिजल्ट देनी चाहिए। अब तीसरी चीज है कंट्रोल वेरिएबल। कंट्रोल वेरिएबल यहाँ पे क्या करेंगे, अभी कंट्रोल वेरिएबल जो होते हैं वो हमारी रिसर्च स्टडी में डिस्टरबेंस क्रिएट कर देते हैं। ओके, तो उनका कंट्रोल होना बड़ा जरूरी है। अगर वो कंट्रोल नहीं रहेंगे तो वो कुछ ना कुछ करते रहेंगे। जैसे कोई ऐसी रिसर्च हम कर रहे हैं या हमारा कोई ऐसा सब्जेक्ट या टॉपिक है जिसमें जब हम हीट के इफेक्ट में, अंडर हीट, यानी मान लीजिए आप एक कमरे में किसी पर्सन से कुछ भी टेस्ट परफॉर्म करा रहे हैं और कमरे के अंदर इतनी ज्यादा गर्मी है कि वो बच्चा या पर्सन जो है उसको झेल नहीं पा रहा है, तो उसका इफेक्ट टेस्ट पर आने लगेगा। अब ये जो हीट है, एटमॉस्फेयर है, ये उस बच्चे को वहां पे डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो कुछ भी, एनीथिंग कैन बी कंफाउंडिंग और वेरिएबल, जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल जो कि हमारी स्टडी के आउटकम को अफेक्ट कर दे। मतलब किसी भी तरीके से डिस्टर्बेंस आ सकता है, चाहे वो हीट हो, टेम्परेचर हो, चाहे वो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। अगर हम ऐसे किसी पर्सन पर अपना टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं जो मेंटली डिस्टर्ब्ड है या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है उसके साथ में, तो वो मेंटल इश्यूज भी वहां पे एक वेरिएबल बन सकते हैं, है ना, यानी कंफाउंडिंग वेरिएबल बन सकते हैं। तो हमें इंश्योर करना है कि ऐसा कोई भी वेरिएबल हमारी स्टडी में, रिसर्च में ना आए जो कि हमारे रिजल्ट्स को बदलने की कैपेबिलिटी रखता हो। अगर ऐसा कुछ है तो उसको कंट्रोल करना रिसर्चर की जिम्मेदारी है। तो रिसर्च डिजाइन में ये चीज भी प्लान की जाती है कि कहीं पूरी रिसर्च में कोई कंट्रोल वेरिएबल्स तो नहीं आ रहे हैं, क्या हमें उन्हें कंट्रोल करने की जरूरत है। ओके, जैसे यहाँ पे भी दिया है कि न्यू टीचिंग मेथड के इफेक्ट को स्टडी करने के लिए रिसर्च डिजाइन वुड कंट्रोल द फैक्टर्स लाइक प्रायर नॉलेज, मोटिवेशन और सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड। ओके, अब आता है गाइड डेटा कलेक्शन मेथड। रिसर्च डिजाइन प्रोवाइड अ ब्लूप्रिंट फॉर द डेटा कलेक्शन मेथड्स दैट विल बी यूज्ड। अब आपने पूरे रिसर्च को डिजाइन जब कर लिया शुरू में, आपको पहले से पता है कि मुझे इस रास्ते पे चलना है, ये मेरा मैप है। एक मैप आपको जब मिल जाए और आपको किसी अननोन प्लेस पे जाना हो, बल्कि मैप क्या मिल जाए, आप गूगल मैप लगा के तमाम जगह जाते होंगे, तो जब आप मैप को देखते हैं तो जब उस मैप में कहीं बीच में कुछ रास्ता आ भी रहा होता है लेकिन आपका रूट ऐसे है तो आप ऐसे ही निकल जाते हैं। आप ये दिमाग नहीं लगाते कि ये रास्ता आगे जाके भी इधर से मिल सकता है। आप ये देखते हैं कि वो जो रास्ता है वो जैसे जैसे मुझे गूगल मैप बता रहा है मैं फॉलो करता चला जा रहा हूँ। तो हम यही काम हम अपने रिसर्च डिजाइन में करना है कि हमें हमें कौन सा डेटा कलेक्शन का मेथड यूज करना है, उसके लिए गाइड करने का काम हमने पहले ही कर लिया। एक्चुअली में हम काम वो बाद में भी कर सकते थे, लेकिन पहले कर लेने से चीजें बड़ी सॉर्ट हो जाती हैं, क्योंकि काफी चीजें इंटरकनेक्टेड हो सकती हैं। तो अगर हमने पहले चीजें प्लान कर ली तो वो आगे चल के हमें फायदा देंगी, हमारा टाइम सेव करेंगी, हमारी एनर्जी को बचाएंगी, हमारे बहुत सारी कॉस्ट कटिंग भी कर सकती हैं। तो इसलिए ये जरूरी है कि हम उसमें कौन कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक्स यूज करने हैं, क्या सैंपल साइज रखेंगे, क्या कॉम्पोजिशन होगा, ये सारी चीजें हम डेटा कलेक्शन के मेथड को गाइड करने में हेल्प करती हैं। और क्या हेल्प करती हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है इनका, फैसिलिटेट एक्यूरेट डेटा एनालिसिस। जब हम कोई भी रिसर्च डिजाइन बनाते हैं तो वो ये डिफाइन करता है कि जो भी कलेक्टेड डेटा होगा, ensuring that appropriate statistical और qualitative techniques are used। वही बात है, हमें हर चीज में ये समझना है कि हर एक स्टेप में, क्योंकि चीजें पहले से डिजाइन होंगी, पहले से डिसाइडेड होंगी, तो वो इंश्योर करेंगे कि हमें वो हर स्टेप में बेनिफिट देंगी। अब इसे आप अपनी लैंग्वेज में जितना अच्छे से लिख पाएंगे वही आपका टैलेंट है। क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्या होता है, कई बार हमें बहुत सारे स्टैटिस्टिकल मेथड्स को यूज करना होता है। कई बार डेटा हमें क्वांटिटेटिव वे में लेना मिल जाता है ना, लेना पड़ जाता है या मिल जाता है, हमें कलेक्ट करते हैं हम, तो उस पर हमें कोई स्टैट्स अप्लाई करनी है। तो जब हमारे पास चीजें क्लियर होंगी तो हमारे वही वाली बात है कि हमारा जो गूगल मैप है, हमें जितना अच्छे से पहले से हमारा घर से मैप फाइनल करके चलेंगे तो रास्ते में जाके हम भटकेंगे नहीं। हमें पहले ही पता होगा कि हमारा घर और हमारी डेस्टिनेशन 120 किलोमीटर दूर है, तो इतना टाइम लगेगा। लेकिन अगर हमने आधे रास्ते सोचा चलो चलते हैं, देखते हैं कहाँ से क्या रूट है, तो पता चला कि रूट तो पीछे ही रह गया, वहीं से हमारा 120 किलोमीटर था और अब हमने जो है अपने डिस्टेंस को 180 किलोमीटर बना लिया है। तो ये प्रॉब्लम हमें नहीं हो, इसी के लिए हम सारी चीजों को पहले से कर लेते हैं।
तो ये हमें एक्यूरेट डेटा एनालिसिस के लिए भी फैसिलिटेशन करता है, ठीक है ना। और क्या करता है, जनरलाइबिलिटी को एनहेंस करता है। जनरलाइबिलिटी का मतलब हो गया कि दिस इज द क्रिटिकल ऑब्जेक्टिव रिसर्च डिजाइन, दिस रेफर्स टू द एक्सटेंट टू विच द रिजल्ट ऑफ द स्टडी कैन बी अप्लाइड टू ब्रॉडर पॉपुलेशन और डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। जब हमारे पास पहले से चीजें डिसाइडेड होंगी तो हम ये भी समझ पाएंगे कि जब हम इस डायरेक्शन में बढ़ेंगे और जो भी रिजल्ट आए, पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर कुछ और भी चीजें हमारे सामने बाद में बदल के आ सकती हैं, तो उसका किस हद तक हम जनरलाइजेशन कर पाएंगे। क्या जो हमारे टेस्ट के रिजल्ट्स हैं, जो रिसर्च का जो हमारा कॉन्टेक्स्ट निकल कर आ रहा है, क्या वो ब्रॉडर कम्युनिटी पर एप्लीकेबल होगा या हम उसे एक छोटे ग्रुप में अप्लाई कर पाएंगे। तो ये चीजें हमारे पास पहले से क्लियर हो जाते हैं, तो उसकी जनरलाइजेबिलिटी को भी एनहांस करता है, हमें पता चल पाता है कि चीजें किस हद तक हो पाएंगी। काफी हद तक ये बाइस को मिनिमाइज करता है और एथिकल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन रखता है। एथिकल स्टैंडर्ड्स ऑफ कोर्स मेंटेन होंगे, जब चीजें प्रॉपर चलेंगी तो सारी चीजें स्टैंडर्ड्स चलेंगी और यहाँ पे बाइस भी मिनिमाइज होगी, क्योंकि जब हमें पहले से पता है कि हम किस तरीके से चीजों को करने वाले हैं, जैसे रैंडम सैम्पलिंग हम करेंगे, बाइंडिंग करेंगे, काउंटर बैलेंसिंग करेंगे, मतलब जब हम सैंपल लेंगे तो हम बायस्ड नहीं होंगे कि नहीं, अब मान लीजिए आपको 30 स्टूडेंट्स का एक लॉट मिला और आपको लग रहा है कि मेरी इनसे बातचीत होगी, इनसे रैपो अच्छी हो गई है, तो मैं इन्हें एक ग्रुप में रख लेता हूँ और ये वाले बच्चों को मैं बी में रख लेता हूँ। यहीं से अगर आपकी बायसनेस शुरू हो गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जो हम सैंपल लेते हैं वो रैंडम लेते हैं और वहां पर हम क्या करते हैं, काउंटर बैलेंसिंग भी करते हैं। मतलब काउंटर बैलेंसिंग का मतलब होता है कि इस तरीके से चीजों को लेना, शफलिंग करके ले लेना, जिससे कि प्रॉब्लम ना हो। एथिकल गाइडलाइंस भी फॉलो होती हैं, पार्टिसिपेंट्स की प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करना, इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना, जो भी चीजें होते हैं। एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, ये चीज हमें ये भी बताती है कि जब आप चीजों को प्लान करके चल रहे हैं पहले से, तो जितने भी रिसोर्सेज हैं आप उनका एफिशिएंटली यूज कर पाएं। आप अगर कोई टूल यूज करने जा रहे हैं और पहले से नॉलेज अगर अच्छे से रखेंगे कि मुझे इस टूल को ऐसे यूज करना है, तो उतना ही इफेक्टिवली आप उसको यूज कर पाएंगे। अगर आपने बीच रास्ते में चल के डिसाइड करा कि अब मुझे क्वेश्चन का यूज कर लेना चाहिए या फिर सेल्फ रिपोर्ट बेहतर रहेगा, और कुछ चीजों पर आपने ध्यान नहीं दिया, तो सारा खेल बिगड़ सकता है। तो रिसर्च डिजाइन हमें ये चीज भी बता देता है कि किस तरीके से हमें अपने रिसोर्सेज का एफिशिएंटली यूज करना है, जिसमें डिटेल टाइमलाइन, बजट, रिसोर्स एलोकेशन, सारी चीजें होती हैं, एवरीथिंग। और सबसे इंपॉर्टेंट और बड़ी बात कि ये हमें क्लियर रिसर्च स्ट्रैटेजी देता है। वैसे तो ये जितने पॉइंट्स चल रहे थे वो क्लियर रिसर्च स्ट्रैटेजी का ही प्लान थे, कुछ अलग बात नहीं हो रही थी, बट स्पेसिफिकली हम लिख सकते हैं कि रिसर्च डिजाइन जो होता है कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी है, जिसमें हम सारे स्टेप्स और स्टेजेस को इन्वॉल्व करके चलते हैं और क्लियर डायरेक्शन लेके चलते हैं कि कितना दूर तक हमारी स्टडी जाएगी, कहाँ से चीजें चेंज होंगी। देखिए, जब हम कोई रिसर्च करते हैं तो हम भले ही सारी चीजों को प्री डिसाइड कर लें, लेकिन हम उतना एक्यूरेसी से वहां पर नहीं चल पाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं ना, वैसे वैसे हमें पता चलता है कि अब चीजें बदल सकती हैं। ये बिल्कुल वैसी ही बात हो गई कि जब हम किसी रिसर्च में आगे बढ़ते जाते हैं तो चीजें भी बदलती जाती हैं, और उन बदलाव को लेकिन हमें चलना स्टैंडर्ड रूल्स के हिसाब से ही होता है। जैसे जब आप किसी रास्ते पर चलते हैं और जब उसके टी पॉइंट पर पहुंचते हैं, तब आपको पता चलता है कि अच्छा, यहाँ से दो रास्ते जा रहे हैं, यहाँ भी रास्ता जा रहा है और यहाँ भी रास्ता जा रहा है। अब ये अलग बात है कि हम तो मैप लगा के चल रहे थे, हमें तो इसके हिसाब से पहले से ही पता था कि हमारा रास्ता किधर जाएगा, है ना। वही वाली बात है। देखिए, बात वेरीफाई हो रही है, भले मैंने उसको आपको एक मजाक के तौर पे ये बात अभी बोली है, लेकिन बात वेरीफाई हो रही है कि जब हम गूगल मैप लगा के चल रहे थे तो हमें पता था ना कि हमारा डायरेक्शन किधर जाएगा। जब दूसरा रास्ता आया तो हम उधर नहीं मुड़े। लेकिन जरूरत पड़ने पर अगर हमें वहां ट्रैफिक मिल गया, अगर वहां कोई एक्सीडेंट हो गया, तो आप क्या करेंगे, आप रास्ता डाइवर्ट करेंगे, वहां पे रुके नहीं रहेंगे, है ना। आपको आगे अगर अपने रास्ते में जाना है तो रूट भी चेंज करेंगे, या रूट डाइवर्जन हो गया वहां जाकर तो वो भी आपको चेंज करना पड़ेगा। यही बिल्कुल कहानी जो है हमारी रिसर्च में है कि जब हम रिसर्च में चलते हैं तो हम चलते रहते हैं, लेकिन हम किसी भी तरीके का चेंज आने पर अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करते हैं। रिसर्च डिजाइन हमें गाइडलाइन तो देता है, लेकिन एज अ रिसर्चर हम फ्री हैं कि हमें किसी भी मोमेंट पर अगर कोई ऐसा चेंज करना है जो हमारी रिसर्च के लिए नेसेसरी है, तो हम बिल्कुल ब्लाइंड फोल्ड लगाकर नहीं चल रहे हैं कि हमें तो चलना ही इस दिशा में है, तो हम तो रूट बदल नहीं सकते। तो ये भी बात को आप समझिएगा कि हमें, अब आपको मैंने इतना डीपली ये बताने की कोशिश कर दी कि रिसर्च डिजाइन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये ना लगे कि भाई रिसर्च डिजाइन इज एवरीथिंग, नाउ वी हैव टू फॉलो द डिजाइन, वी हैव टू फॉलो द डिजाइन, दिस इज द थिंग, पर उसमें हम चेंजेस करेंगे एज पर आवर नीड। ओके, तो ये जो टॉपिक है वो बहुत पूछा जाता है, तो मेरी कोशिश ये थी कि मैंने आपको बहुत क्लियर तरीके से बता दिया है रिसर्च डिजाइन क्या होता है, काइंड ऑफ ब्लूप्रिंट है जिसके हिसाब से हम चीजों को लेकर चलते हैं।
अगेन नेक्स्ट टॉपिक भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है कि गुड रिसर्च की क्वालिटीज क्या होती हैं। ये तो जब भी एग्जाम में आता है मैं बच्चों से कहती हूँ, आप खुद सोचिए कि गुड रिसर्च में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। आप ही बताइए कि अगर आप किसी कोई भी छोटे से छोटे टॉपिक पे अपने माइंड में एग्जाम्पल के तौर पर रिसर्च सोच लीजिए और फिर सोचिए क्या क्या होना चाहिए, बस वही पॉइंटर्स बनाए आइए, यहीं से आपका आंसर हो जाएगा। मजे की बात यह है कि ये 10 मार्कर तक में क्वेश्चन आ जाता है, तो जब ये आ जाए तो आपको बहुत मजे आ जाएंगे, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी बात है ही नहीं जिसमें मैं भी बहुत ज्यादा टाइम लूं। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं इसको क्विक लेके चलूं, विद इन 5 मिनट्स, नहीं 5 तो ज्यादा हो गए, कोशिश करूंगी 3 मिनट में इस टॉपिक को कवर कर दूं। सबसे पहले तो गुड रिसर्च में क्या होना चाहिए, गुड रिसर्च में क्लैरिटी होनी चाहिए। क्लैरिटी किस रिसर्च में होगी, मतलब एंटायर प्रोसेस में इट शुड हैव अ गुड रिसर्च डिजाइन। सबसे पहले तो इसकी डिजाइनिंग जो है वो बहुत क्लैरिटी के साथ शुरू होनी चाहिए। दूसरी बात, इसमें स्टेटमेंट है, प्रॉब्लम है, वो बहुत क्लैरिटी के साथ क्लैरिफाई होनी चाहिए। गुड रिसर्च इज आर्टिकुलेटेड इन क्लियर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज एंड स्ट्रक्चर्ड लॉजिकली। स्ट्रक्चर का मतलब ही ये हो गया, जिसका रिसर्च डिजाइन है वो बहुत क्लैरिटी के साथ बनना चाहिए। अब क्या क्या इसकी इंपॉर्टेंस हो सकती है, क्लियर डेफिनेशंस, ऑब्जेक्टिव मेथोडोलॉजीज इंश्योर्स दैट रीडर्स कैन इजीली ग्रैस्प द पर्पस सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी। सब कुछ चीजें जो है वो हमें हमें बहुत क्लियर चाहिए। फिर है रेलेवेंस होना चाहिए, जो रिसर्च है ना उसका कुछ फर्दर यूज हो पाए, कुछ रेलेवेंट हो, वो इरेलेवेंट ना हो। और इरेलीवेंट अगर हुई भी, अगर आपने कुछ इरेलीवेंट स्टार्ट भी कर दिया तो वो उसका एंड बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं होने वाला है, वो तो वैसे भी कहीं ना कहीं रास्ते में जाके बिखर जाएगी। तो इट शुड हैव सम रेलेवेंस कि जो प्रॉब्लम है, जो भी हमने प्रॉब्लम ली है वो किस बारे में बात कर रही है, किस टॉपिक पे बात कर रही है, ओके, वो टॉपिक कितनी सीरियस है। तो रिसर्च दैट इज रेलेवेंट हैज द पोटेंशियल टू इम्पैक्ट पॉलिसी, प्रैक्टिस एंड फर्दर स्टडीज। ये किस चीज पे फोकस करती है, जो भी एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसमें जो गैप्स हैं या इमर्जिंग इश्यूज हैं उनमें जो गैप्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन पे बात करती है। मतलब जो हमारी रिसर्च है वो किसी एक ऐसे टॉपिक को उठाती है जो एक प्रॉब्लम है करंट में और फ्यूचर में एक सोल्यूशन लेकर आएगा। ये हमारा कॉन्सेप्ट होना चाहिए। वैलिडिटी, वेरी वेरी बिग टॉपिक। वैलिडिटी और रिलायबिलिटी अगेन हो जाएगा, होना ही चाहिए। हमारी जो रिसर्च है वो इस हद तक वैलिड होनी चाहिए कि वो ट्रूथफुल कंक्लूजन्स को लेकर आए। ऐसा ना हो कि उससे इनवैलिड रिजल्ट्स हम पहुंच जाएं, जो कि एक आध पर्सन पर तो हम अप्लाई करें तो हमें लगे कि ठीक है, लेकिन वो सब पर अप्लाई ना हो पाए। और रिलायबिलिटी में रिजल्ट्स जो है वो कंसिस्टेंटली मिलते रहने चाहिए, जैसे अभी बात की थी। और कुछ डिफरेंट टाइप की रिलायबिलिटी है जो बेस्ड ऑन द रिसर्च हम यूज भी करते हैं, अप्लाई भी करते हैं, जिसमें टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी, इंटर रेटर रिलायबिलिटी। वैसे रिलायबिलिटी के बारे में आगे बात और होगी, डिटेल में होगी तो हम करेंगे, लेकिन अभी के लिए हम आ जाते हैं। इसी के साथ साथ इसमें ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि जब हम डेटा का कलेक्शन करते हैं तो मिनिमम बायसनेस हो, या तो हो ही ना, कोशिश तो यही रहेगी कि जो बायस है वो मिनिमाइज की जा सके डेटा कलेक्शन में, एनालिसिस में और इंटरप्रिटेशन में। ऑब्जेक्टिविटी हो, इतनी सब्जेक्टिविटी ना हो कि आज हम इस रिसर्च के कॉन्टेक्स्ट को जब कलेक्ट कर रहे हैं, डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो एक पर्सन के हिसाब से कुछ और निकल कर आ रहा है, दूसरे पर्सन के हिसाब से कुछ और निकल कर आ रहा है। सब्जेक्टिविटी का मतलब वैसे भी यही होता है ना कि चीजें इतनी एक्सप्लेनेटरी हो जाना कि वो हर पर्सन के एंगल से अलग अलग नजर आए। और हर पर्सन के एंगल से जब अलग अलग नजर आएंगी तो कहीं पर भी डेटा में कोई कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट। तो ऑब्जेक्टिविटी ये चीज मेंशन करती है। फिर बात करते हैं सिस्टमेटिक अप्रोच की। एक जो रिसर्च होती है वो एक स्ट्रक्चर्ड मेथोडोलॉजिकल प्रोसेस के हिसाब से चलनी चाहिए, जिसमें स्पेसिफिक स्टेप्स होने चाहिए, जैसे कि डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, रिव्यूइंग लिटरेचर, ये आप पढ़ेंगे अभी, ये सारे चीजें अभी आप पढ़ेंगे एज अ स्टेप क्या क्या होता है रिसर्च के, कि डिजाइनिंग अ स्टडी, कलेक्टिंग डेटा एंड एनालाइजिंग रिजल्ट। तो मतलब सिस्टमेटिक अप्रोच मतलब वो एक सिस्टम को फॉलो करनी चाहिए। रिसर्च ऐसे नहीं होनी चाहिए कि हमने उसके स्टेप्स आगे पीछे कर दिए, तो वो रिसर्च नहीं कहलाएगी। हमारी जो रिसर्च है वो कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए, मतलब इसमें सारा रेलेवेंट डेटा हो, लिटरेचर हो, वेरिएबल हो, जो कि स्टडी को इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो गुड रिसर्च टेक्स इनटू अकाउंट ऑल रेलेवेंट डेटा, लिटरेचर एंड वेरिएबल दैट मे इम्पैक्ट द स्टडी। यानी कि कुछ भी हम जो करेंगे वो कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। एथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो जरूर करनी चाहिए, ये बात तो हम भूल ही नहीं सकते। हम रिसर्च में ऐसा नहीं करेंगे कि हमें रिक्वायरमेंट हो रही है, हमें लग रहा है कि एक पर्सन को इलेक्ट्रिक शॉक देके देखा जाए कि क्या होता है, बिना कंसेंट के, या ऐसा कोई भी टॉर्चर हमने अपने जो पार्टिसिपेंट है उसके साथ कर दिया, या किसी एक्सपेरिमेंट में कुछ ऐसा काम कर दिया जो कि हमारे एथिकल स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट है, या उसके रिजल्ट्स को हमने लीक कर दिया, उसकी प्राइवेसी का हमने ध्यान नहीं रखा, ये सारे हमारे एथिकल स्टैंडर्ड्स में आते हैं। और ये एक टॉपिक है सेपरेट कि रिसर्च में एथिकल स्टैंडर्ड्स क्या क्या होते हैं, तो वो भी हम पढ़ेंगे। तो उनका भी हमें बहुत ध्यान रखना है, कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करना है। इनोवेटिवनेस होनी चाहिए जब हमारी रिसर्च होती है, जैसे मैंने भी बताया कि
कुछ भी जो रिजल्ट निकल कर आएगा उसमें कुछ ना कुछ नयापन जरूर होगा। ये जरूर सच है कि वो उसके रूट्स कहीं ना कहीं जुड़े होंगे, लेकिन उसमें बात कुछ ऐसी होगी जो कोई सोल्यूशन लेकर आएगी। तो वो जितनी इनोवेटिव होगी उतनी ज्यादा एक्सेप्टेड होगी, जितनी ज्यादा एक्सेप्टेड होगी उतनी ज्यादा सक्सेसफुल होगी। तो ये भी उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर है। फिजिबिलिटी भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये जब हमने उसको इतना बाउंड्रीज में सेट कर दिया, इतना लिमिटेशंस में फिक्स कर दिया कि वो चीज निकल कर बाहर ठीक से ना आ पाए। तो फिजिबिलिटी जरूर होनी चाहिए कि ऑब्जेक्टिव जो है वो रियलिस्टिकली मिल सकें, है ना, ऐसा ना हो कि हमारे एफर्ट्स वेस्ट हो जाएं। उसके अंदर जनरलाइजेबिलिटी की कंडीशन होनी चाहिए। वही बात है जो हमने पहले पढ़ी थी कि जनरलाइजेबल होनी चाहिए रिसर्च, मतलब जो उसके रिजल्ट्स हैं उनको हम जनरलाइज भी कर सकें विद इन वाइडर पॉपुलेशन। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। उसके अंदर यूज होने वाले जो मेथड्स हैं, डेटा फाइंडिंग्स हैं, उसके अंदर हमें ट्रांसपेरेंसी दिखनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जो इतना हिडन हो जिसको हम बाद में अंडरस्टैंड ना कर पाए। मान लीजिए उस रिसर्च के ऊपर, उस टॉपिक पर भी कोई और चीजें आगे करना चाहता है तो उसको चीजें क्लैरिटी से मिल सकें। तो इसी के साथ हम कंक्लूड करेंगे कि जितने भी आपने पॉइंट्स पढ़े आप इनको लिख सकते हैं कि जो भी गुड रिसर्च होती है उसके अंदर ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। और भी कोई टॉपिक आपको लगता है कि आप ऐड कर सकते हैं गुड रिसर्च में, या कभी आपने मिनी रिसर्च की है तो आप जरूर उसको ऐड ऑन कर सकते हैं। आ जाते हैं स्टेप्स इन रिसर्च प्रोसेस। मैंने आपसे कहा था कि हमें ये भी पढ़ना है कि रिसर्च प्रोसेस के स्टेप्स क्या होते हैं। ये वो स्टेप्स होते हैं जो सिस्टमेटिक वे में चलते हैं, और इन्हीं के हिसाब से कोई भी रिसर्च होती है। तो मतलब आपके लिए अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। अगर सेकेंड ईयर में आपको प्रोजेक्ट करना है तो आपको समझना होगा कि रिसर्च मैथड्स में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। मैं आपको फिर से एक बार यहाँ वापस लेके आती हूँ। जब आप यहाँ पर ये टॉपिक पढ़ना शुरू करते हैं ना, तो आप अंडरस्टैंड करेंगे कि किसी भी साइकोलॉजिकल रिसर्च के गोल्स क्या होते हैं, कैसे आप स्टेप्स, क्या क्या स्टेप्स होते हैं साइंटिफिक रिसर्च कंडक्ट करने में। ये टॉपिक शॉर्ट में लिखे हुए हैं यहाँ पे। फिर आप कौन कौन से मेथड्स यूज करते हैं ये इसमें आप पढ़ेंगे। इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं ये आप पढ़ेंगे। एक्सपेरिमेंटल मेथड, फील्ड और क्वासी एक्सपेरिमेंट, ये सब आपको क्लास 11th के एंगल से, सोचिए कितनी सिंप्लीफाइड लैंग्वेज होगी जो मैंने एनसीईआरटी से पढ़ाया है। तो इसको आप एक बार जरूर पढ़िएगा अगर आपके पास टाइम रहे। और ये सारी चीजें इसमें मैंने छोटे छोटे तरीके से, 8 पार्ट हैं, इसके ज्यादा नहीं है, 8 पार्ट, छोटे छोटे ही पार्ट है, 12 मिनट 13 मिनट ऐसी करके हैं, ज्यादा बड़े नहीं है ना। वापस आ जाती हूँ मैं इस तरफ पे। अब हम बात करेंगे कि रिसर्च प्रोसेस में स्टेप्स क्या क्या यूज होते हैं। सबसे पहला काम, वही बार बार बात कर रहे हैं, फिर से एक बार और कर लेते हैं, कि हमारी जो रिसर्च प्रॉब्लम है उसको हमें आइडेंटिफाई करना है। जब तक हमें ये नहीं पता हम करने क्या जा रहे हैं, तब तक हम क्या ही करने जा रहे हैं। सिंपल सी बात है कि हमें पहले ये तो पता रहे कि हमारा जो टॉपिक है वो क्या है। अच्छा, थॉट माइंड में बहुत मिक्स आ सकते हैं। जब हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं, किसी प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं, माइंड में भी कभी कभी हम रिसर्च करते हैं, तो भी हमें अपनी प्रॉब्लम को नैरो डाउन करना होता है। बहुत सी बातें उससे एसोसिएटेड लगेंगी, लेकिन हमें स्पेसिफिक होना बहुत जरूरी है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी स्पेसिफिक ऑन द टॉपिक ऑफ द रिसर्च, क्योंकि जितना स्पेसिफिक हम चलेंगे उतने ही चीजें हमारी आगे चल पाएंगी। अभी हमने 3-4 थॉट को मिक्स करके अगर एक स्टोरी बना ली, तो आगे चल के जो खिचड़ी बनेगी ना, उसको आप बिल्कुल भी टेस्ट नहीं कर पाएंगे, आप खुद ही परेशान हो जाएंगे। तो रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। डिफाइनिंग द प्रॉब्लम हेल्प्स टू सेट द स्कोप एंड डायरेक्शन ऑफ द रिसर्च, उसी से हमें हेल्प मिलती है। जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल के तौर पर लिया है कि रिसर्चर किस बात में इंटरेस्टेड है, may narrow the focus to how does technology integration affect student engagement in high school classroom, एक एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया। अब हमारा सेकंड स्टेप होता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। अभी तक देखिए हमने हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट नहीं करी है, उससे पहले के काम है ये। हम लिटरेचर को रिव्यू कैसे करते हैं। Once the research problem is defined, a thorough review of existing studies, theories and data related to the topic is conducted। जो चीज हम करने जा रहे हैं, मैं कई बार बोल चुकी हूँ इस बात को, कि जो काम हम करने जा रहे हैं उसके कुछ ना कुछ रूट्स तो पहले एग्जिस्ट करते हैं। अब हमें उन्हें रूट्स की खुदाई करनी है। अब हमें जानना है कि जिस चीज को हम सोच रहे हैं उस पर पहले लोगों ने क्या क्या सोचा है, किस हद तक सोचा है, कहाँ तक वर्क किया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो वो ऑलरेडी कर चुके हैं वो भी वही हम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब हम ये डिग आउट करते हैं, उस पर बेस्ड रिसर्चेस पे जाते हैं, फाइंडिंग्स पे जाते हैं, तब हम कहते हैं इस स्टेप को रिव्यू ऑफ लिटरेचर। मींस जो हमारी प्रॉब्लम है वो कहीं किसी और की प्रॉब्लम और होकर सॉल्व तो नहीं हो गई है, क्योंकि हम प्रॉब्लम को रिपीट नहीं करते हैं। जो एक ने सॉल्व कर दिया है उसके आगे से तो हम बात कर सकते हैं, लेकिन सेम चीज हम नहीं करते हैं। यही वजह है, मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताने वाली हूँ, आप लोगों के लिए काम की चीज है, कि यही वजह है कि रिसर्च में जो टॉपिक्स लिए जाते हैं वो इतने यूनिक होते हैं।
आपसे बार बार ये कहा जाता है कि प्रोजेक्ट का टॉपिक खुद से मत चूज करिए, अपने जाके अपने एकेडमिक काउंसलर की हेल्प लीजिए, गाइड की हेल्प लीजिए, उनसे डिस्कस कीजिए। बार बार ये चीज कही जाती है आपको प्रोजेक्ट में। जिन बच्चों ने अभी प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं किया उन्हें शायद ये बात नहीं पता है कि प्रोजेक्ट, जब आप प्रोजेक्ट का टॉपिक चूज करते हैं ना, तो आपको अपने गाइड से कनेक्ट होना होता है, अपने एकेडमिक काउंसलर से, अपनी टीचर से बार बार मिलना होता है। इस टॉपिक पर एक ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि जब तक आपको तो नहीं पता कि उस फील्ड में क्या क्या वर्क हो रहा है, तो जब तक आप उनसे मिलेंगे नहीं, उन पर डिस्कशन नहीं करेंगे, तब तक आपको लगेगा कि मैं दुनिया में बहुत अनोखी चीज करने जा रहा हूँ, लेकिन वो ऑलरेडी कई की जा चुकी होती है और उस पर काफी वर्क हो भी चुका होता है। तो इसी वजह से हमें लिटरेचर का रिव्यू करना जरूरी है। इससे हमें पता चलता है कि हमारे लिए क्या नया करने का स्कोप है। ओके, काफी बात हो गई इस पर। आते हैं फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस और रिसर्च क्वेश्चन। अब हम रिसर्च क्वेश्चन बनाएंगे, जिसके लिए हम एक हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करेंगे, एक टेंटेटिव स्टेटमेंट जिस पर हम वर्क करने जा रहे हैं। हमने ऐसा सोचा कि ओके, दिस शुड बी द स्टेटमेंट। बहुत क्लियरली स्टेट करेंगे उसको, बहुत ही क्लियरली जॉट डाउन करेंगे, लिखेंगे प्रॉपर तरीके से, जिससे कि जैसे एग्जाम्पल दिया है, स्टूडेंट्स हु यूज टेक्नोलॉजी इन द क्लासरूम विल शो हायर लेवल ऑफ एंगेजमेंट देन दोज हु डू नॉट। तो यहाँ पे जो हमारी हाइपोथेसिस है वो बहुत ही क्लियरली लिखी जाएगी, जिस पर हम टेस्ट करना शुरू करेंगे। अब जब हम कोई हाइपोथेसिस बनाते हैं, कोई रिसर्च क्वेश्चन बनाते हैं, तो अब हम ये देखते हैं कि उसके अंदर कौन कौन से लोग आएंगे, कौन कौन सी सिचुएशंस आएंगी, वो सब कुछ वेरिएबल है। वो सब कुछ वेरिएबल्स हैं जिनके ऊपर हम अब काम करना शुरू करेंगे। तो उसके भी पहले हमें क्या करना होगा, रिसर्च का डिजाइन और प्लानिंग करनी होगी। रिसर्च की डिजाइनिंग हम यहाँ से करेंगे। वो जो हमने पहले इसको एक एज टॉपिक पढ़ा था बड़ा सा, वो देखिए यहाँ पे एक स्टेप बन गया। जब हमारे पास हाइपोथेसिस होगी तब हम रिसर्च को डिजाइन कर पाएंगे और प्रॉपर तरीके से। अब ऐसा नहीं है, अब आप ये मत सोचिएगा जैसे भी आप पढ़कर आए तो आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि वहां तो रिसर्च डिजाइन के अंदर हाइपोथेसिस आ रही थी, अब यहाँ हाइपोथेसिस करने के बाद रिसर्च डिजाइन हो रहा है। रिसर्च डिजाइन एक बड़ा प्रोसेस है जो साइमल्टेनियसली चलता है। जब हम शुरुआत कर रहे हैं किसी चीज की, जब तक हम हाइपोथेसिस पर नहीं आएंगे, तब तक उस प्रॉब्लम में यूज होने वाले मेथड्स, उसमें रास्ते में चलने वाली तमाम ऑब्स्टेकल्स के बारे में हम कैसे बात करेंगे। तो शुरुआत तो रिसर्च डिजाइन की एक्चुअल में यहाँ से हो जाती है। क्या लिटरेचर का रिव्यू करना आपको नहीं लगता है कि इसके अंदर रिसर्च डिजाइन का ही एक पार्ट है? वो है, लेकिन अब यहाँ से, यहाँ जब हम यहाँ पे लिख रहे हैं ना कि रिसर्च डिजाइन एंड प्लानिंग, तो हमारी प्लानिंग और प्रिसाइज हो जाती है और नैरो हो जाती है। अभी तक तो हम मोटे तौर पर रिसर्च डिजाइन कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ से जो चीजें होंगी वो स्पेसिफिक, मैंने बोला ना कि स्पेसिफिक होना बहुत जरूरी है। तो जब हमने हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करी तो अब हम एक्चुअली में स्पेसिफिक हो पाए कि अब हमें किस डायरेक्शन में जाना है। तो वो सिंप्लीफिकेशन है रिसर्च डिजाइनिंग। तो ये कंफ्यूज मत होइएगा कि पहले तो हमने रिसर्च डिजाइनिंग में सब कुछ करा था, वही सबसे बड़ी बात लग रही थी, अब ये क्या हो गया, रिसर्च डिजाइन बाद में कैसे आ गया, है ना? तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये अंडरस्टैंडिंग की बात है, जितना बेहतर तरीके से आप इन चीजों को समझेंगे, मुझे भी बताने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने माइंड में आंसर पहले ही फाइंड आउट कर चुके होंगे। चलिए, फिलहाल आज मुझे पढ़ाने में बहुत मजा आ रहा है। सीरियसली आई फील लाइक कि आप सब सामने बैठे हैं और जो जो क्वेश्चन आपके एक्सपेक्टेड हो सकते हैं वो सोचकर मैं आंसर कर देती हूँ, क्योंकि उसका रीजन ये है कि आप एक्चुअल में तो मेरे सामने बैठे नहीं हैं। तो ऐसा ना हो कि कोई थॉट आपके माइंड में आए और आपको ट्रबल करे बाद में। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि अपने सेशन के अंदर ही आपके पॉसिबल क्वेश्चन को भी मैं आंसर कर दूं। और मुझे ऐसा सोच के मजा आता है कि आखिर कोई बच्चा क्या सोच सकता है, ये सोचना भी एक काम है मेरा, साथ साथ कि मैं आपको पढ़ाते चलूं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, प्लानिंग हो गई हमारी। आपको पता है प्लानिंग में क्या होगा, वो तो पूरा पढ़ चुके हैं ना आपकी, क्या क्या होगा। रिसर्चर टाइप, स्टडी के टाइप, डेटा कलेक्शन, सैम्पल टेक्निक, टाइमलाइन, सारी चीजों की बात करेंगे। अब पॉपुलेशन को डिफाइन करेंगे और सैम्पलिंग डिफाइन करेंगे। किन लोगों के ऊपर हम वर्क करने जा रहे हैं, ये रिसर्च डिजाइन में डिसाइडेड तो होता है, लेकिन अब हम रिसर्च डिजाइन करने के बाद अपने टॉपिक को तो एंड नहीं कर सकते, हमें तो आंसर में बताना है ना कि टू बी स्पेसिफिकली हम और क्या क्या करेंगे। तो हम करेंगे पॉपुलेशन को डिफाइन, सैम्पलिंग को डिफाइन, मतलब हम कितने लोगों पर, किन किन लोगों पर वर्क करने वाले हैं, ये हमने अलग से यहाँ पर लिख लिया। ओके, रैंडम सैम्पलिंग करेंगे या कन्वीनियंस सैम्पलिंग करेंगे, कौन कौन सी सैम्पलिंग हम करेंगे, वो सारी चीजें हमें यहाँ पे लिखनी होती है। इसके बाद हमारा काम शुरू हो जाता है, एक्चुअल में हम फील्ड पे आ जाते हैं, डेटा कलेक्शन हम शुरू कर देते हैं। डेटा कलेक्शन मतलब जो भी हमारी प्रॉब्लम है उससे एसोसिएटेड जो भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, चाहे वो लोगों के पास जाके उनसे मिलकर बात करना हो, कोई केस स्टडी कंडक्ट करनी हो, कोई इंटरव्यू सेशन करना हो, किसी भी तरीके से, ये तो डिपेंड करेगा कि हमारी रिसर्च प्रॉब्लम है क्या। तो हम डेटा कलेक्शन शुरू कर देते हैं। तो जो कुछ भी है इसमें हम एथिकल कंसिडरेशंस को फॉलो करते हुए चलते हैं, हमें नॉर्म्स को ब्रेक नहीं करना है, ये एक सिस्टमेटिक स्टडी है। फिर जब हमारे पास डेटा इकट्ठा हो जाता है तो अब क्या करेंगे, उस डेटा का एनालिसिस करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे,
सारा डेटा मिलने के बाद रिसर्चर क्या करते हैं, प्रॉपर तरीके से उस पर मेथड्स अप्लाई करते हैं। अगर हमें डेटा क्वांटिटेटिव मिला है तो स्टैटिस्टिकल हम मेथड्स को अप्लाई करेंगे। अगर डेटा हमें क्वालिटेटिव मिला है, क्वालिटी में मिला है, डिटेलिंग में मिला है, कंटेंट के फॉर्म में मिला है, तो हम उसको क्या करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ सो मेनी टूल्स, वो भी यहाँ पे यूज होते हैं। तो कौन से टेस्ट हम यूज करने वाले हैं, क्या टूल्स हम यूज करने वाले हैं, वो सब डेटा एनालिसिस के अंदर यूज में आते हैं, लेकिन रिसर्च डिजाइन में वो प्लान हो चुके होते हैं। अब हम जो डेटा हमने एनालिसिस किया है उसके बाद हम उनके फाइंडिंग्स की इंटरप्रिटेशन करते हैं। ऐसा पॉसिबल है, ये हो सकता है, अभी भी हमारी हाइपोथेसिस क्लियरली यहाँ पे हमारे सामने नहीं आ रही है, लेकिन जो थॉट हम लेकर चले थे उसमें कितनी क्लैरिटी मिल पाई है, उन इंटरप्रिटेशंस को हम यहाँ पे लिखना शुरू करेंगे। क्योंकि कुछ तो क्लैरिटी मिली होगी भैया, चाहे वो बात डिस्कार्ड हुई हो चाहे एक्सेप्ट हुई हो, कुछ हद तक तो जब हम जितना हम आगे चलते जाते हैं उतना हमें रास्ता क्लियर दिखने लगता है। कभी आपने फॉग वाले रास्ते पे आप चले हैं, वैसे तो हमें लगता है कि चारों तरफ फॉग है, आजकल मौसम भी फॉग वाला हो रहा है, तो वो एग्जाम्पल माइंड में आ गया मेरे। लेकिन जितना जितना हम चलते जाते हैं रोड तो हमें दिखती जाती है, रास्ता तो हमें नजर आने ही लगता है। तो वही वाली बात है कि हमें कितना नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है, फॉग हटाते जाएंगे और लिखते जाएंगे कि जो भी इंटरप्रिटेशन हमें वहां से मिलेगा। देखिए लाइन यहाँ पे लिखिए कि दिस स्टेप इन्वॉल्व्स इवैल्यूएटिंग वेदर द फाइंडिंग सपोर्ट और रिफ्यूट द हाइपोथेसिस एंड हाउ दे कंट्रीब्यूट टू द एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज। तो यही बात मैं आपको बता रही थी। अब हम करते हैं रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग मतलब अभी हमें क्लैरिटी मिल रही है कि कितना हद तक हम आगे गए हैं, ऑन दैट बेसिस हम यहाँ पर एक प्रॉपर रिपोर्ट राइटिंग करते हैं। मतलब अब हम जो चीज कर रहे हैं वो एक रिसर्च रिपोर्ट बनाई जाती है, जिसमें हमने शुरू से लेकर अब तक क्या किया, सारी चीजों को लिखा जाता है और साथ में कंक्लूजन भी लिखा जाता है। और इस कंक्लूजन को लिखने के बाद क्या क्या रिकमेंडेशंस हो सकती हैं, उस रिजल्ट से हम किन रिजल्ट्स उस रिसर्च से हम किन रिजल्ट्स पर पहुंचे, क्या चीजें हमें आगे बेनिफिट करेंगे, मतलब दिस इंक्लूड्स एवरीथिंग। ये 2 स्टेप जो हैं एक तरीके से कंपाइल भी करके लिखे जा सकते हैं, स्पेसिफिकली भी आप लिख सकते हैं कि रिपोर्ट राइटिंग में वैसे हम कंक्लूड ही कर रहे होते हैं सब कुछ, तो अलग से ना भी लिखे तो चलेगा। और इसी के साथ इस टॉपिक में हम ये समझ पा रहे हैं कि जो रिसर्च का प्रोसेस होता है वो एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है, जिसके थ्रू हमें ये पता चलता है कि किसी भी प्रॉब्लम को हम सिस्टमेटिकली कैसे इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, है ना, और उसके बाद उस पर हम क्या रिजल्ट लेकर आते हैं। लेकिन जब हम कोई हाइपोथेसिस बनाते हैं, एक अच्छी हाइपोथेसिस बनाने में कई बार कुछ डिफिकल्टीज भी आती हैं, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी बहुत पूछा गया है। तो इस टॉपिक को हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं, डोंट वरी, आज वीडियो नहीं एंड होने वाला है बीते जल्दी। शायद वीडियो लंबा हो गया हो, क्योंकि शायद क्या, आई एम वेरी श्योर हो चुका है, 35 मिनट्स का वीडियो हो चुका है। तो मैंने कहा था कि 5 टॉपिक तो हम करेंगे, बट एटलीस्ट 4 तो करके जाना ही चाहिए आज के वीडियो में हमें, भले ही टॉपिक लंबा। और मैं बहुत हद तक श्योर हूँ कि आपको पढ़ते पढ़ते बहुत मजा भी आ रहा होगा, तो आप भी नहीं चाहते कि ये जो कंटिन्यूटी है वो ब्रेक हो। आइए बात करते हैं कि हाइपोथेसिस को बनाने के लिए एक अच्छी हाइपोथेसिस हम कैसे बनाएं। क्योंकि आपने ये समझा कि जब हम रिसर्च कर रहे हैं तो हाइपोथेसिस बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, यानी जो शुरुआत में जिस चीज पर हमें वर्क करना है आगे, अगर वही अच्छे से नहीं बनी तो प्रॉब्लम्स तो आएंगी। तो क्यों ना हम ये भी समझ लें कि एक अच्छी हाइपोथेसिस को कैसे फॉर्मुलेट किया जाए। तो फॉर्मुलेट कैसे किया जाए, अगर हम ये समझ लें कि क्या क्या डिफिकल्टीज आती हैं और उन डिफिकल्टीज को हम क्रॉस कर पाए, काउंटर कर पाए अपनी रिसर्च करते वक्त, तो डेफिनेटली हमारी हाइपोथेसिस अच्छी हो जाएगी। तो चलिए बात करते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। सबसे पहली तो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है लैक ऑफ एडिक्वेट नॉलेज और लिटरेचर। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि जिस टॉपिक पर हम रिसर्च करने जा रहे हैं क्या हमें उस टॉपिक की प्रॉपर नॉलेज है। अगर हमें नॉलेज नहीं है तो पहले नॉलेज गेन करिए, उससे रिलेटेड कॉन्टेक्स्ट को पढ़िए, उससे रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़िए, उससे रिलेटेड लिटरेचर, पुराने रिसर्चेस को पढ़िए, जिसमें हम कहते हैं ना रिव्यू ऑफ लिटरेचर, वो काम भी हमें यहाँ पे करना होता है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल दिया है, in emerging fields like AI, ethics or novel scientific domains, formulating hypothesis can be difficult because there are limited existing findings or theories to build upon। जैसे कि आपका अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी है सेकंड ईयर का, जब बच्चे उसको पढ़ते हैं तो काफी चीजें उनको लगता है कि ये तो अप्लाइड है और हमने पहले बिल्कुल नहीं जाना है इसके बारे में, तो उन्हें प्रॉब्लम आती है कि हमने साइकोलॉजी, एक तो साइकोलॉजी को पहली बार पढ़ रहे हैं, ऊपर से उसका एप्लीकेशन भी आ गया लाइफ में समझने के लिए। तो जब तक हमने उसके थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स को ही नहीं समझा, हम यही नहीं जानते हैं कि स्ट्रेस होता क्या है, तो कोपिंग स्ट्रेटजीज के बारे में कैसे बात कर लें, लाइफ स्किल्स को कैसे अंडरस्टैंड करें, उसके लिए पहले ये तो जान लें कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, वो किस तरह से हमें अफेक्ट करती हैं। मतलब जैसे अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी जब आप पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी एप्लीकेशन बेस्ड बातों के बारे में बताया गया है कि आप लाइफ में अगर डिफिकल्ट सिचुएशन के क्रॉस आते हैं
तो कौन कौन सी कोपिंग स्ट्रेटेजीज फॉलो करेंगे। अब ये कोपिंग वर्ड ही नया लग रहा है। अब कोपिंग से पता चला कोपिंग तो तब होता है जब हम स्ट्रेस से कोप करते हैं, पर स्ट्रेस क्या होता है एक्चुअली। स्ट्रेस हम वैसे तो बहुत जानते हैं, स्ट्रेस के बारे में बातें करते हैं, लेकिन स्ट्रेस हमें किस हद तक अफेक्ट कर सकता है, क्या क्या उसके आउटकम्स होते हैं, कैसे उसके कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप होता है। अब ये यहीं पे टर्मिनोलॉजी में हम फंस गए, क्योंकि हमें जब उसके कोर कॉन्सेप्ट्स ही नहीं पता तो सोल्यूशन की बात कैसे कर ले। तो वही चीज यहाँ पर आती है कि जब तक हमें किसी टॉपिक की नॉलेज नहीं है, हम उसके ऊपर रिसर्च करने जा रहे हैं, मतलब और भी बड़ा काम करने जा रहे हैं, हमें पहले छोटी बात नहीं पता। तो ये डिफिकल्टी कैसे होती है, जब हमें लैक ऑफ नॉलेज होती है या फिर उसके से रिलेटेड लिटरेचर को हमने पढ़ा नहीं होता है, थ्योरेटिकल नॉलेज कम होना। आप कभी भी देखिए, किसी भी क्लास में देख लीजिए, अगर फिजिक्स में प्रैक्टिकल कराया जाता है, केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल कराया जाता है, तो पहले उस पर बेस्ड थ्योरी पढ़ाई जाती है। थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, भले ही हम ये कहते हैं कि हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए, अरे किस बात का होना चाहिए, पहले उस बारे में तो इन्फॉर्मेशन हम ले लें, तभी तो हम उसको कर पाएंगे। तो थ्योरी अपनी जगह पर बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, हम डायरेक्टली प्रैक्टिकल्स कभी नहीं कर सकते। तो वही वाली बात है कि थ्योरी की नॉलेज नहीं है और प्रैक्टिकल्स हम करने चल दिए, तो ये एक डिफिकल्टी बन जाती है। फिर है एम्बिग्यूटी इन डिफाइनिंग वेरिएबल। जब गुड हाइपोथेसिस बनाई जाए तो उसमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स बहुत क्लियरली डिफाइन होने चाहिए। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए, मेरे हिसाब से जरूर आना चाहिए, कि इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं। शायद मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कुछ एक्सप्लेन किया था, वैसे तो मैं इतने सारे क्लासेस ले रही होती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है ये तो मैंने पढ़ाया था, बताया था। आप मत कंफ्यूज होइए, मैं आपको एक बहुत अच्छी वीडियो की तरफ लेके चलती हूँ, विच इज ओनली एंड ओनली अबाउट वेरिएबल्स। दिखाई मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ कि कहाँ है वो वेरिएबल्स पर। वैसे तो मेरे क्लास में आपको वेरिएबल पर बेस्ड बहुत वीडियो मिल जाएंगे, पर ये एक वीडियो है ना, इसमें अभी ऐड आ रहा है, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो वीडियो है, इसमें आप देखेंगे कि बताया गया कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या क्या होते हैं और किस तरीके से उनका आपस में इंटर रिलेशनशिप होता है। ओके, जब इसको आप समझेंगे तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि उनका रिलेशनशिप कैसे होता है और क्या वर्क करता है। ऑलराइट, ये तो ऐड में ही सारा टाइम हमारा बर्बाद कर देगा, मैं इसको क्विकली आपको दिखाने की कोशिश करना चाह रही हूँ। चलिए फटाफट से दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब टाइप के वेरिएबल्स मैंने समझाए हैं, है ना। यहाँ पे आप देखिए डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं, बहुत अच्छे से मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन करा है। आप सोचिए, जिस पर बात ही इतना स्पेसिफिकली चल रही है, और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये सारे नोट्स क्लास 11 के ग्रुप्स पे मैंने सेंड किए हुए हैं। सभी बच्चे जो हैं वो, चाहे वो एमए साइकोलॉजी में फर्स्ट पहली बार पढ़ रहे हो, कभी जिंदगी में नहीं पढ़ी हो, या सिर्फ इंटरेस्ट के लिए पढ़ना चाहते हो, ये नोट्स मैंने प्रॉपर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा रखे हैं क्लास 11 के व्हाट्सएप ग्रुप पर। वहाँ के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने गूगल ड्राइव का लिंक डाला हुआ है, जहाँ से ये सारे नोट्स आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी मैं पढ़ा रही हूँ यहाँ पे, ये सारी चीजें वहां पर हैं। डेटा तो बहुत कुछ है आप तक पहुंचाने के लिए, बट प्रॉब्लम ये होती है कि आपको वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। तो खैर, इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको इन्फॉर्मेशन ही दे रही हूँ, तो यहाँ से आप जान पाएंगे कि बहुत स्पेसिफिकली जान पाएंगे कि डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स कैसे कैसे वर्क करते हैं। ओके ना, तो ये सब आपको यहाँ से आसानी से समझ में आ जाएगा। तो हम बात कर रहे थे फिलहाल कि डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को क्लियरली डिफाइन करना जरूरी है। हमें ये पता रहे कि किस वेरिएबल में हम चेंज कर सकते हैं, किस वेरिएबल में हम इफेक्ट देख सकते हैं। अगर हमारे पास दो तरीके के वेरिएबल्स हैं, हमें ये समझना होगा कि हम किस में चेंजेस कर सकते हैं, किस में नहीं। जैसे अगर हम मान लीजिए जानना चाहते हैं कि जो एक बच्चा है वो कम देर पढ़ाई करता है, बिल्कुल भी ज्यादा टाइम तक पढ़ाई नहीं करता है, इसकी वजह से उसका जो रिजल्ट है वो बहुत पुअर हो जाता है। अब हम रिजल्ट में डायरेक्ट चेंजेस तो कर नहीं सकते, उसके अगर हम स्टडी आवर्स बढ़ा दें, मोटिवेशन बढ़ा दें, अच्छी बुक्स उसके साथ में बढ़ा दें, तो हमें इसका जो इफेक्ट है वो कहाँ देखने को मिलेगा, हमें देखने को मिलेगा उसके रिजल्ट में। तो रिजल्ट में हम डायरेक्ट चेंजेस नहीं कर सकते, मगर हमें चाहिए चेंजेस रिजल्ट में ही, है ना, हम उसके रिजल्ट में ही तो चेंजेस देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो है जिसमें हम कोई चेंजेस कर सकते हैं, और डिपेंडेंट वेरिएबल वो है जो उसका रिजल्ट है जिसमें हम जो है चेंजेस देखना चाहते होते हैं। तो इस तरीके से हमें ये भी पता होना चाहिए कि किस वेरिएबल पर हम वर्क कर सकते हैं, किस में हम चेंजेस कर सकते हैं। अगर हमें यही नहीं पता होगा तो हम क्या रिसर्च में करेंगे। तो इस चीज की नॉलेज होना, इस चीज के बारे में प्रॉपर तरीके से इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। जैसे कि साइकोलॉजी में हैप्पीनेस और मोटिवेशन जैसे जो वेरिएबल्स होते हैं उनको मेजर करना काफी डिफिकल्ट होता है, जिसकी वजह से हाइपोथेसिस वेग हो सकती है। मतलब हमने ऐसे वेरिएबल्स के बारे में बात करने हम लगे जिन पर वर्क करने से भी कोई खास फर्क नहीं आएगा, है ना। मतलब ये अंडरस्टैंड करना कि कहाँ हमें चेंजेस करने हैं। डिफिकल्टी इन प्रिडिक्टिंग रिलेशनशिप, जब हमारे पास डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं तो उनके बीच एक रिलेशनशिप होता है। जैसे अभी यहाँ पे बताया कि अनहैप्पीनेस, हैप्पीनेस, सैडनेस, ऐसे वेरिएबल्स हैं जो चेंज तो होते हैं, लेकिन हमें नहीं पता ये अगर दूसरे पर्सन के मूड पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट है तो हम कैसे उसको बदल लेंगे। तो हमें ये भी समझना होगा कि जो उनके बीच का रिलेशनशिप है वो कितना
फ्लेक्सिबल है। जैसे हमने ये कहा कि अगर हम बच्चे को बहुत सारा मोटिवेशन दें और उसके स्टडी आवर्स बढ़ा दें, उसको अच्छी ट्यूशंस दें, अच्छी बुक्स दें, तो हमें पता है कि ऐसा करने से रिजल्ट्स में कुछ तो फर्क आएगा। यहाँ पर ये चीज हमें क्लियरली स्टेट हो रही है और हम उसका रिलेशनशिप प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं। जो मैं आपको बता रही हूँ उसमें रिलेशनशिप प्रिडिक्ट हो रहा है क्लियरली। लेकिन अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पे रिलेशनशिप ही प्रिडिक्ट नहीं हो पाएगा, तो आप क्या करेंगे आगे चल के? तो वो चीज हमें प्रॉब्लम करेगी। इवन दो हमें लग रहा है हमारी हाइपोथेसिस अच्छी है, बट एक्चुअल में वो अच्छी नहीं है, क्योंकि हाइपोथेसिस इंक्लूड एवरीथिंग। ये सब कुछ सोच समझ के ही हाइपोथेसिस बनाई जाती है, जिससे कि हमारा रिसर्च डिजाइन भी स्ट्रक्चर में चले और सारी चीजें प्रॉपर सिंक में चल पाए। उसके अलावा है ओवरली ब्रॉड और नैरो फोकस। इतना ब्रॉड कर दें, इतनी चीजों को समेट लें कि चलो ये भी इंक्लूड कर लेते हैं, ये भी इंक्लूड कर लेते हैं, मल्टीपल पॉइंट्स ले लिए, तो भी हाइपोथेसिस अच्छी नहीं होगी। और इतने नैरो हो गए कि उसके बाद लग रहा है अब करें क्या, इसमें सोचें ही क्या। इतना भी नैरो नहीं होना है। मतलब मैं खुद आपसे कह रही हूँ कि हमारी जो हाइपोथेसिस है वो नैरो होनी चाहिए, उसके पॉइंट्स, लेकिन वो इतनी भी नैरो नहीं होनी चाहिए कि उस पॉइंट के आगे फिर कुछ समझ में ही ना आए कि हम करने क्या वाले हैं, कि उसके आगे कुछ सोचा ही ना जा सके, है ना। तो इतना भी हमें नैरो नहीं करना है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। वो टेस्टेबिलिटी और फॉल्सेबिलिटी की कंडीशन को फॉलो करती हो, कि वो टेस्टेबल हो, और अगर वो फॉल्स है तो उसको फॉल्स कहा जा सके। ऐसा ना हो कि फॉल्स कहने पर लगे कि नहीं, ऐसा भी हो सकता है या नहीं हो सकता है, मतलब कंफ्यूजन वाली स्टेट ना आए। वो उसको हम टेस्ट कर सके। और हाइपोथेसिस अगर टेस्ट करने वाली कंडीशन में नहीं होगी तो आप रिसर्च में करेंगे क्या? क्योंकि रिसर्च में तो यही करना होता है, हाइपोथेसिस बनाने के बाद उसको टेस्ट ही तो करना होता है। तो वो टेस्टेबल होनी चाहिए, और अगर उसमें कुछ फॉल्स स्टेटमेंट्स निकल कर आ रहे हैं तो वो क्लियरली बताए जा सकें, इसका भी हमें ध्यान रखना है। हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन में बायसेस भी हो जाती है। जैसे कि अगर पर्सन के खुद के, एक तो खुद के बिलीव्स, खुद के कॉग्निटिव थॉट्स भी होते हैं, एक्शंस होते हैं जिनका इफेक्ट पड़ जाता है, और कुछ ऐसा भी होता है कि रिसर्चर्स की एक्सपेक्टेशंस पे फिट नहीं होती। तो ऐसे किसी भी तरीके की बायस उसमें नहीं होनी चाहिए। अगर है तो वो एक डिफिकल्टी है हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन में। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम, इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं होनी चाहिए रिसर्च प्रॉब्लम हमारी कि समझ में ना आए, कि हम खुद उसमें पजल हो जाएं आगे चल के, कि हमें लगे कि नहीं नहीं, मतलब जैसे मैंने भी नैरो डाउन या ब्रॉडर वाली बात ली थी, वो एक तरीके से वही चीज है, लेकिन थोड़ा सा फर्क पड़ जाएगा। कि कुछ इतनी कॉम्प्लेक्स होती हैं जिसमें मल्टीपल इंटरेक्टिंग फैक्टर्स हो सकते हैं। जैसे हमें ये लग रहा है कि हमें तो ये प्रॉब्लम अभी बताते हुए बड़ी क्लियर लग रही है, लेकिन आगे चल के जो वेरिएबल्स है ना वो आपस में टकरा सकते हैं, और वो कोलैप्स कर सकते हैं एक दूसरे के साथ में, मल्टीपल सिचुएशंस क्रिएट कर सकते हैं। तो आगे चल के उसके अंदर सब प्रॉब्लम्स ना निकल कर आए, इस बात का हमें ध्यान रखना है। डिफिकल्टी इन अचीविंग प्रिसीजन, ऐसा कोई ऐसी लैंग्वेज या ऐसा कुछ भी हमें अपने स्टेटमेंट में यूज नहीं करना है जिसकी वजह से जो हमारी प्रॉब्लम है वो और क्रिटिकल हो जाए हमारे लिए। तो उसमें हमें अपने गोल तक पहुंचने के लिए उसको सॉर्टेड आउट वे में लिखना होगा। जैसे कि एग्जाम्पल भी दिया है, people will perform better at work with more support, is too vague, it doesn't specify what support means, how performance will be measured। कह रहे हैं ना कि यहाँ पे people will perform better at work with more support, कौन सी सपोर्ट, कैसी सपोर्ट, चीजें क्लैरिटी नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पर इसको प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। फिर अनफोर्सिन वेरिएबल्स और कंफाउंडिंग फैक्टर्स, इसके बारे में पहले भी बात हुई है आज की वीडियो में, कि कुछ ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिनको हम अनदेखा कर दें, उन पर ध्यान न दें, या फिर ऐसे कोई फैक्टर्स जो कंफाउंडिंग का काम करें, मतलब वो हमारे आगे चल के हमारी रिसर्च में एक डिस्टरबेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो इनको पहले हमें ध्यान देना है। अगर हमने इन पर ध्यान नहीं दिया तो हमारी हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन में प्रॉब्लम आ जाएगी। ओके, जैसे कि बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया है कि हेल्थ रिसर्च में क्या होगा, डाइट और हार्ट डिसीज से रिलेटेड स्टडीज है, अगर इनको इनके फैक्टर को ओवरलुक कर देंगे तो बहुत सारी चीजें आगे प्रॉब्लम हो सकती हैं। आप पढ़ भी लीजिएगा, नोट्स तो हैं ही आपके पास में, अगर नहीं है तो भी स्क्रीन में इतना क्लियरली कोने में आ जाती हूँ कि आपको स्क्रीन पूरी दिखती रहे, और मेरी तरफ से ऐसा कोई डिस्टर्बेंस ना हो कि आपको कुछ पढ़ते वक्त प्रॉब्लम आए। बैलेंसिंग सिंप्लिसिटी विद कॉम्प्लेक्सिटी, हमें जो गुड हाइपोथेसिस होती है वो टेस्टेबल होने के लिए सिंपल इनफ तो होनी चाहिए, येट कॉम्प्रिहेंसिव इनफ टू अकाउंट फॉर द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम। मतलब हमें टू इजी और टू डिफिकल्ट के बीच में रहना है, किसी भी एक्सट्रीम पर नहीं जाना है, मतलब बैलेंसिंग होनी चाहिए। एथिकल कॉन्स्टेंट्स, अगर हमने एथिकल कंसिडरेशन को फॉलो नहीं किया तो फिर हमारी हाइपोथेसिस जो है वो गड़बड़ हो सकती है। हमें बहुत ध्यान रखना है कि जो भी एथिकल कॉन्स्टेंट्स हैं उनका हम ध्यान रख सकें। तो कंक्लूड यही करेंगे कि एक गुड हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करने के लिए बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, बहुत सारी बाइसेस होती है जिन्हें हमें अवॉइड करना होता है, उसकी टेस्टेबिलिटी को इंश्योर करना होता है, वेरिएबल्स में क्लैरिटी होनी चाहिए, एथिकल लॉजिकल होनी चाहिए।
लेकिन इसके बावजूद ये देखने में ऐसा लग रहा है इस टॉपिक के बाद कि ऐसा लग रहा है कि ये तो हाइपोथेसिस ही फॉर्मुलेट करना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। एक्चुअली में तो है, वैसे देखा जाए तो है, लेकिन ये इतना डिफिकल्ट नहीं है। ये डिफिकल्टीज तब आती हैं जब ये सारी प्रॉब्लम होती हैं जो हमारे एंड से हो सकती हैं। नॉलेज की कमी होना तो एक प्रॉब्लम होगी, है ना, बहुत सारा हम बैलेंसिंग नहीं कर पा रहे हैं तो एक प्रॉब्लम होगी। लेकिन जब हम रिसर्च करते हैं तो ये चीजें भी हो जाती हैं, क्योंकि आप सब कुछ नॉलेज गेन करके ही रिसर्च की फील्ड में उतरते हैं। ऐसे कौन बिना बात के मैदान में कूद जाता है? ऐसे तो कोई भी नहीं कूदता। तो ये हम इसको कंक्लूड कर देंगे इसके साथ। अब एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है वेरिएबल्स एंड इट्स टाइप। वैसे तो मैंने आपको एक सजेशन दिया है देखने के लिए, लेकिन फिर भी मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो को जब ये टॉपिक पे मैं आऊंगी तो भी मैं आपको उस वीडियो का रेफरेंस जरूर दूंगी, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ आप ये समझने से पहले उसे देख कर आए, तो आपको मजा भी आएगा और फिर कुछ और चीजें होंगी जो मैं एक्स्ट्रा बता पाऊंगी आपको। अगर मैं वही पुराने वीडियो वाली बातें करती रहूंगी तो फिर क्या ही फायदा है, कुछ नया आपके लिए होना चाहिए। तो आज का क्लास कैसा लगा आपको? एमपीसी 005 की स्टार्टिंग बहुत स्मूथ हुई है और इतनी अच्छी और सिंप्लीफाइड वे में चलेगी। आप बहुत आराम से एग्जाम को पास भी करेंगे और बहुत अच्छे मार्क्स से पास करेंगे। तो बेफिक्र रहिए, बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे सपोर्ट करते रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक का जो बटन होता है ना, दैट इंक्रीज द नंबर ऑफ पीपल हु हैव appreciated the video, and that somewhere gives me a lot of motivation. So that is what I request you for, and I will see you in the second part of this video. Till then, take care of yourself. Bye bye.